राइट एंगल प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म होता है जिसका हैविंग 190 डिग्री एंड 245 डिग्री एंगल्स, यानी तीन एंगल में से एक एंगल जो है वो 90 का होता है और दो एंगल जो होते हैं वो 45 डिग्री। यानी इस प्रिज्म की अगर हम कुछ शेप देखना चाहें तो कुछ ऐसी शेप बनेगी। ये ये इस तरह का प्रिज्म होगा कि इसके अंदर एक जो साइड है वो 90 डिग्री और बाकी जो दोनों साइड्स हैं वो 45 डिग्री कवर करती हैं। प्रिज्म के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। मिरज, जिसे उर्दू में शराब कहा जाता है, ये अमूमन जब आप गर्मियों में देखते हैं रोड के ऊपर तो आपको पानी नजर आता है, दूर से देखते हैं तो पानी नजर आता है। सिमिलरली जब आप डेजर्ट में होते हैं, सहरा में होते हैं, तो वहां पे भी दूर की चीजों को देखें तो ऐसा लगता है जैसे वहां पे पानी पड़ा है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, गर्मियों में जो हवा होती है जमीन के करीब वो गर्म हो जाती है। सिमिलरली डेजर्ट की बात करें तो वहां पे भी चूंकि रेत तपती है तो उसकी वजह से उसके करीब सराउंडिंग में जो करीब करीब एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है, जबकि ऊपर वाली जो एयर होती है वो कूल होती है। तो चूंकि गर्म एयर जो है वो फैलती है, लेस डेंस हो जाती है, और जो कूल एयर होती है वो ज्यादा डेंस होती है एज कम्पेयर टू वार्म एयर। तो लिहाजा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फर्क आ जाता है, जिस वजह से लाइट जो है वो सूरज से जब आती है तो क्योंकि उसे फिर दो मीडियम, हालांकि एयर जो है वो एक मीडियम के तौर पे काउंट होता है, लेकिन यहाँ पे एयर एक मीडियम नहीं होगा बल्कि दो मीडियम के तौर पे काउंट होता है। कूल एयर क्योंकि ज्यादा डेंस है वो एक अलग मीडियम काउंट होगा, और नीचे वार्म एयर है, लेस डेंस है, लिहाजा वो एक अलग मीडियम काउंट होगा। और इस तरीके से जब हम पढ़ चुके हैं कि जब भी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट आती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है। तो इस रिफ्लेक्शन की वजह से और एक हमने एक और कंडीशन भी पढ़ी है कि रिफ्लेक्शन में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से तो उस वक्त एक फिनोमेना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। यानी ज्यादा डेंस से जब लेस डेंस में लाइट एंटर होती है विद ग्रेटर एंगल एज कम्पेयर टू क्रिटिकल एंगल, तो उस वक्त जो फिनोमेना होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का होता है। तो लिहाजा मिरज में याद रखिएगा दोनों फिनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन का भी होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी होता है, जिस वजह से हमें वहां पे वो पानी दिखाई देता है। ऑप्टिकल फाइबर थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास फाइबर होता है जिसमें लाइट ट्रेवल करती है, और इसके अंदर भी लाइट दोनों तरीकों से ट्रेवल कर सकती है। रेयर रिफ्लेक्शन की वजह से भी कर सकती है जिसे कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन कहते हैं, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से भी कर सकती है। ये दोनों मार्ग हैं, लेकिन यूज आपको ये करवा सकते हैं, दोनों भी करवा सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर की इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक वक्त में थाउजेंड्स ऑफ फोन कॉल्स कनेक्ट कर सकता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट अगर अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाए तो उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और इसके लिए डिस्पर्शन किस का फिनोमेना अगर फिजिक्स में देखा जाए तो वो है रिफ्रैक्शन। यानी लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है किसी ऐसे मीडियम से पास करती है तो उसके जो सेवन कंपोनेंट्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि ये लाइट की डिस्पर्शन का फिनोमेना है। इसके एग्जांपल है रेनबो। रेनबो जो बनती है सात कलर में, वो एक्चुअली सूरज से आने वाली जो व्हाइट लाइट होती है वो रेन ड्रॉप्स से जब ये फिनोमेना होता है रिफ्लेक्शन का भी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी, तो उस दोनों फिनोमिनस की वजह से जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है सेवन कंपोनेंट्स में, जो कि हमें रेनबो की शक्ल में नजर आती है। इसकी कुछ कंडीशन है, फिर डिटेल में देखेंगे। वो सेवन कलर कौन से होते हैं रेनबो में? सबसे टॉप पे जो ऊपर होता है वो रेड होता है, बाकी ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, और सबसे नीचे जो कलर होता है वो वायलट होता है। रेड कलर टॉप पे होता है और वायलट कलर जो है वो बॉटम पे होता है। रेड कलर लीस्ट बैंड होता है, यानी सबसे कम जो बैंड होता है सेवन कलर में से वो रेड कलर बैंड होता है, और सबसे ज्यादा जो बैंड होता है वो वायलट कलर बैंड होता है। लेकिन एंगल की बात करें तो ये एंगल की बात भी लिखी है कि वायलट कलर जो है वो लार्जेस्ट एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे वर्ड मिस्टेक हो गई है, रिफ्लेक्ट लिखा हुआ है, ये रिफ्रैक्ट है। अच्छा, अगर आप एक प्रिज्म के ऊपर आगे एक और प्रिज्म रखते हैं तो वही सेवन कलर जो पहले कंपोनेंट अलग अलग हुए थे वो जब दोबारा प्रिज्म से पास करेंगे तो दोबारा वो कंबाइन हो जाएंगे और आपको एक व्हाइट लाइट दोबारा से मिल जाएगी। रेन ड्रॉप्स जो होते हैं वो टाइनी प्रिज्म के तौर पे बिहेव करते हैं, यानी वो व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देते हैं उसके कंपोनेंट्स में। रेन ड्रॉप को देखने के लिए आपको सूरज आपके पीछे होना चाहिए, यानी आप सूरज के आगे हो और सूरज आपके पीछे होना चाहिए, ये इसको देखने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। दूसरा रेनबो जो आपकी आई के साथ एंगल बनाती है, ये एंगल भी आपको पता होना चाहिए। ये अगर रेनबो बन रही है, ये रेनबो बनी हुई है और आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आप खड़े हैं, तो रेनबो को देखने के लिए आपका जो एंगल बनता है आपकी आई के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ, ये 42 डिग्री बनता है। ये एंगल भी आपको पता होना चाहिए।
अच्छा, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीन कलर ऐसे हैं जिन्हें प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। ये खुद तो किसी से भी नहीं बनते, लेकिन इनको मिलाने से आगे आपको कई कलर्स मिल जाएंगे। बल्कि आप जब वो चार्ट देखते हैं, कलर चार्ट, तो उस पर आपको बेशुमार हंड्रेड्स ऑफ कलर्स आपको मिलेंगे माइनर से डिफरेंस के साथ। वो सारे के सारे इन तीन कलर्स को मिलाने से बनते हैं। ये कुछ नीचे एग्जांपल्स हैं। रेड और ग्रीन को मिलाएं तो येलो बनता है, रेड और ब्लू को मिलाएं तो सायान बनता है। ये भी ब्लू के करीब करीब ही कलर होता है। ब्लू ग्रीन को मिलाएं तो मैग्नेटा कलर बनता है। तो ये मुख्तलिफ कलर्स हैं जो कि प्राइमरी कलर्स को मिलाने से बनते हैं। प्राइमरी कलर को कंबाइन करने से जो नए कलर बनते हैं उन्हें हम सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलर हमें नजर आता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो कलर होता है जो उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है। यानी अगर आप किसी चीज को ग्रीन देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सूरज से आने वाली जो 7 कंपोनेंट्स थे लाइट के, वो 6 के 6 एब्जॉर्ब हो गया, और जो ग्रीन कलर था वो रिफ्लेक्ट होकर हमें हमारी आंखों तक आया, और तभी हमें वो चीज ग्रीन नजर आई है। इसी तरह अगर आप किसी चीज को रेड देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि सूरज से आने वाली 7 जो कलर थे उनमें से 6 एब्जॉर्ब हो गए हैं, और रेड कलर जो है वो आपकी आंखों तक पहुंचे हैं। और अगर सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब तो हो जाए तो इसका मतलब है कि वो चीज हमें ब्लैक नजर आएगी, और अगर सारे के सारे कलर वो रिफ्लेक्ट कर देते तो हमें वो चीज व्हाइट नजर आएगी। अब एक क्वेश्चन आपसे है कि अगर एक चीज है वो ग्रीन कलर की है, उसके ऊपर आप रेड लाइट फॉल करवाते हैं तो आपको क्या नजर आएगी? जी आपने सोचना है। एक साउंड के बारे में, वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल से साउंड प्रोड्यूस होती है। जब भी कोई बॉडी है उसमें वाइब्रेशन होती है तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। थंडर, ये जो बादल गरजते हैं, ऑलवेज हर्ड आफ्टर वी सी लाइटनिंग, हमेशा बादल गरजने की आवाज बाद में आती है, और जो गरज चमक चमक होती है, बिजली की चमक होती है, वो हमें पहले दिखाई देती है। तो इसकी वजह यही है कि चूंकि चमक जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है, और जो गरज होती है वो स्पीड ऑफ साउंड से ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में कुछ भी नहीं होती। तो लिहाजा हमें थंडर की आवाज बहुत बाद में सुनाई देती है, और जो चमक है लाइटनिंग वो हमें पहले दिखाई देती है। ये कुछ हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड से फास्टर कौन सा प्लेन जो है वो उसने मूव किया था। तो 14 अक्टूबर 1947 कैप्टन चक लीगर यूएसए का ये था, इसने सबसे पहले प्लेन को स्पीड ऑफ साउंड से बहुत ज्यादा तेजी से मूव करवाया। और याद रखें, ये जो हमें अचानक से बाद औकात आवाज आती है धमाके की, और घर की खिड़कियां और शीशे जो है वो एक दफा हिल जाते हैं, बल्कि बाद औकात तो शीशे टूट भी जाते हैं, उसके पीछे यही रीजन होती है कि वो जो प्लेन होते हैं या तैयारे होते हैं उनको स्पीड ऑफ साउंड से जब फास्टर मूव करवाया जाता है, यानी स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो तकरीबन 332 मीटर पर सेकंड या 342 मीटर पर सेकंड ली जाती है। तो इससे ज़्यादा जब कोई जेट मूव करता है तो साउंड बैरियर टूटता है। साउंड बैरियर टूटने का मतलब ये है कि चूंकि एयर के मालिक्यूल्स जो है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के थ्रू हम तक साउंड एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो वो एक जगह आपस में स्टिक हो जाते हैं, और एक बैरियर बन जाता है। यानी वो आगे पीछे रेयरफेक्शन और कंप्रेशन मूव ही नहीं कर पाते, एक जगह स्टिक हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होता है। वो प्रेशर सोनिक बूम की फॉर्म में हम तक ट्रांसफर होता है, और इन्हें शॉक वेव्स कहा जाता है। ये जो वेव्स हम तक ट्रेवल करके आती हैं, ट्रांसफर होकर आती हैं हम तक, और चीज़ों को हिला देती हैं या शीशे तोड़ देती हैं, वो शॉक वेव्स होती हैं। और वो जो ऊंची आवाज प्रोड्यूस होती है उसे सोनिक बूम कहा जाता है। इसके अलावा जो जेट होता है उसके पीछे अ, जितनी एयर होती है वो सारी की सारी कंडेंस हो जाती है, क्योंकि इसके गुजरने से, इतनी हाई स्पीड से गुजरने से वहां पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स वहां पे कंडेंस हो जाते हैं। तो पीछे आपको एक कोन की शक्ल में एयर कंडेंस हुई भी नजर आती है। फिर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज था आपको वैसे बता दिए। 15 अक्टूबर 1997 में एंडी ग्रीन, इसने एक कार जो है वो मूव करवाई थी स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा स्पीड के साथ, यानी 339 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसने एक कार को मूव करवाया। इसके अलावा बांसुरी फ्लूट, ये एक विंड इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि हवा के जरिए इसके अंदर देते हैं। जितनी भी आप जब बांसुरी सुनते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ सॉन्ग आपको सुनाई देते हैं, तो ये सारे के सारे साउंड की वजह से वो आपको सॉन्ग सुनाई दे रहे होते हैं। जो उसको रन कर रहा होता है, उसको ऑपरेट कर रहा होता है, वो अपने मुंह से साउंड निकाल रहा होता है, और उस सॉरी हवा निकाल रहा होता है मुंह से, साउंड नहीं निकाल रहा होता, हवा निकाल रहा होता है। लेकिन उस फ्लूइड के अंदर जो खाने होते हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर वो उंगलियां अपनी एक खास तरतीब से रख रहा होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। सायरन डेंजर को
के लिए यूज होता है। जब कहीं भी डेंजर हो तो वहाँ पे सायरन यानी बहुत ऊंची आवाज में एक अलार्म बजाया जाता है। इंसानी कान की जो फ्रीक्वेंसी सुनने की, ह्यूमन कैन हियर ए साउंड, ये आगे अफ्रीकन लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी लिखना था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। साउंड, इसकी फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज, इन दोनों फ्रीक्वेंसी के दरमियान वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये इंसानी कान सुन सकता है। ना तो 20 हर्ट्ज से कम सुन सकता है, ना 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी को इंफ्रासाउंड कहा जाता है, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी की साउंड को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की दो टाइप्स हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट जब चार्जेस फ्लो करते हैं। अच्छा, चार्जेस फ्लो करने के वाले से भी एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है। वैसे चूंकि आप फिजिक्स के ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं तो उनको बताना चाहता हूँ। हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रियल में फ्लो करते हैं, यानी एक जगह से यहाँ से ट्रेवल करके ये सारे इलेक्ट्रॉन ये आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रहता है, ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह पे रहता है, सिर्फ ये पुश देते हैं आगे, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, इसकी एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है, और इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर होती है, और हम कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है। जबकि हकीकत में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत कम वो इस तरह की मोशन करते हैं। ज्यादातर आप कह सकते हैं कि वाइब्रेशनल मोशन ही इनकी होती है। लेकिन चूंकि कोई भी मटेरियल है उसके अंदर बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो यूं कह लें कि एक समंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो एक जगह पे भी थोड़ा सा हलचल हो, जिस तरह पानी के अंदर आप पत्थर फेंकते हैं तो उसकी जो वेव्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और किनारे तक जाती हैं खुद ब खुद, बिल्कुल ऐसे ही करंट भी फ्लो करता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंडक्टर्स की बात है जिनमें से करंट फ्लो कर सकता है, और कुछ इंसुलेटर हैं जिनमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता है। ग्लास, रबर, प्लास्टिक वगैरह ये सारे इंसुलेटर हैं, इनमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता, जबकि कॉपर, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम वगैरह गुड कंडक्टर, इनमें से करंट फ्लो कर जाता है। ज्यादातर जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती हैं। 1 किलोवाट आवर, ये आपके मीटर पे एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर आपने कोई 1000 वाट, किलोवाट मतलब है 1000 वाट, अगर 1000 वाट की कोई चीज है आपने 1 घंटा चलाई है, 1000 वाट की कोई चीज आपने 1 घंटा चलाई है, तो वायर बिजली का जो मीटर है वो 1 यूनिट कंसिडर करेगा वहां पे। तो ये आपको बिजली का बिल या मीटर देखना आपको आना चाहिए कि घर में कितनी अप्लायंसेस चल रही हैं। 1 घंटे का लोड देख लें तो उस हिसाब से यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी के घर में एसी है तो एसी आप यूं कह लें कि वो तकरीबन 10 एम्पियर लेता है, और 10 एम्पियर को 220 वोल्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 2200 वाट बनते हैं। तो अगर एसी आपका 10 एम्पियर ले रहा है और 2200 वाट बन रहे हैं और 1 घंटा वो चलता है, तो इसका मतलब है वो तकरीबन 2.2 यूनिट गिराएगा। क्योंकि 1000 वाट की चीज अगर 1 घंटा चले तो 1 यूनिट गिराती है, तो वो चूंकि 2200 वाट बन रहा है तो 1 घंटा जब चलेगा तो वो 2.2 यूनिट्स फॉल करेगा मीटर पे। करंट के कुछ इफेक्ट्स हैं, हीटिंग इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। ठीक है, ये चीजें भी डिटेल से हम बाद में देखेंगे। इस तरह हीटिंग इफेक्ट की एग्जांपल है, केमिकल इफेक्ट, ये बैटरियां जो हैं, लिक्विड बैटरी है, ये केमिकल इफेक्ट है करंट का। और मैग्नेटिक इफेक्ट, ये जो मोटरों में यूज होती है वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट यूज होता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज है, मोटर सोल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो वो अपने आयंस में स्प्लिट हो जाता है, कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को कोट करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तरीकाकार यह है कि एक मेटल को भी एक किस्म का चार्ज दिया जाता है, दूसरी मेटल को दूसरी किस्म का चार्ज दिया जाता है। यानी अगर एक को आप पॉजिटिव दे रहे हैं तो दूसरी को नेगेटिव देते हैं चार्ज, और इस तरीके से फिर आप उसके ऊपर एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को कोट कर देते हैं। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक कॉइल या एक वायर अराउंड अ पीस ऑफ आयरन। आयरन के पीस के अराउंड जब एक कॉइल आप बना देते हैं वायर की, और उसमें से जब करंट पास करता है तो वही जो अब आपके पास एक चीज बन चुकी है, यानी ये एक आयरन की बार है और इसके अराउंड आपने ये वायर कर दी है बाउंड। तो अब ये जो सारी चीज है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। लेकिन जब तक करंट फ्लो करेगा, करंट आई फ्लो करेगा, तब तक ये बतौर इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। जैसे ही करंट इसमें से आप स्टॉप कर देंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये ईयर पीस, ये जो आप यूज करते हैं कानों में, ईयर पीस में वहां पे भी यूज होता है, और वहां पे ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को कन्वर्ट करता है साउंड में। इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। घरों में कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, बिजली से हमें बचाते हैं, जिनमें फ्यूज हो गया। फ्यूज तो आजकल यूज ही नहीं होते, ये पुराने वक्तों की बात है। उस वक्त फ्यूज यूज होते थे, सिंपल एक तार होती थी जो कि ज्यादा करंट गुजरने से जल जाती थी। तो इसका मसला ये होता था कि बार बार
इसकी तार चेंज करनी पड़ जाती थी, तो लिहाजा इससे जान छुड़ाई गई। फिर आगे सर्किट ब्रेकर, इनका पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, एमसीबी। अर्थ वायर है, 3 पिन प्लग है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है जो कि फ्यूज के तौर पे काम करता है, लेकिन जलता नहीं है। फ्यूज का प्रॉब्लम ये था वो जल जाता था, लेकिन ये फ्यूज के तौर पे काम करता है, यानी कि जब ज्यादा करंट पास करता है तो ये करंट का रास्ता कट ऑफ कर देता है, और दोबारा आप इसका जो बटन है ये वैसे डाउन हो जाता है, दोबारा आप इसका बटन जो है ऊपर करेंगे तो ये दोबारा करंट को गुजरने का पाथ प्रोवाइड कर देगा और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें याद रखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है जिसकी बेसिस पे ये ऑन ऑफ होता है ज्यादा करंट पास करने से। ये लास्ट चैप्टर, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। हमारी यूनिवर्स जो है ये एक्सपेंड कर रही है, और हमारी यूनिवर्स के अंदर कितने स्टार्स हैं ये मुझसे तो काउंट भी नहीं होते, तकरीबन आप बिलियंस में ही कह सकते हैं, खरबों स्टार्स मौजूद हैं हमारे सोलर सिस्टम में। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट, आवर सोलर सिस्टम इज मोस्ट एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्स। बहुत कम हिस्सा है यूनिवर्स का। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी। साइंटिस्ट जो ख्याल करते हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारी यूनिवर्स वजूद में आई है वो बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग से आई है। और बिग बैंग क्या है? आज से 1400 साल पहले, 13.4 बिलियन एग्जैक्ट है, लेकिन 1400 साल कहा जाता है, 1400 साल नहीं, सॉरी, 14 अरब साल, 14 अरब साल पहले सिर्फ और सिर्फ एनर्जी थी, और बहुत ही ज्यादा एनर्जी थी। और फिर वही एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई मैटर में, यानी बिग बैंग के वक्त मैटर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी थी। तो वो एनर्जी कन्वर्ट हुई फिर मैटर में, और फिर गैसेज बनी, गैसेज, क्लाउड्स, और फिर इस तरह की चीजें बनते बनते ये स्टार्स और गैलेक्सीज और कॉन्स्टिलेशन, और इस तरीके से एक पूरी यूनिवर्स जो है वो वजूद में आ गई। बिग बैंग थ्योरी को जो प्रपोज किया था वो 1927 में प्रीस्ट जॉर्ज लेमिटर, बेल्जियम का ये फिजिस्ट था जिसने ये प्रपोज की थ्योरी। और जो इसके कह लें आप पोस्टुलेट थे वो काफी हद तक दुरुस्त माने जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, जैसा कि ये रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट से पता चल रहा है कि वाकई यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रही है। गैलेक्सीज आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर विद वेरी हाई स्पीड। इवन के ये जो गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा दूर जा रहे हैं, यानी इनकी जो एक दूसरे से दूर जाने की रफ्तार है वो रोशनी की रफ्तार से ज्यादा की रफ्तार है कुछ गैलेक्सीज की। बिग बैंग थ्योरी प्रिडिक्ट द एक्जिस्टेंस ऑफ कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन जो है स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को कॉस्मिक रेडिएशन कहा जाता है, और ये दूसरे स्टार्स से आती हैं, जिसमें प्रोटॉन हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे ये कंसिस्ट होती हैं। द स्टडी ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें आसमानी ऑब्जेक्ट्स, सूरज, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज वगैरह की स्टडी की जाती है। एवरी स्टार इज द बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेज विच एमिट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। स्टार के बारे में है कि ये गैसेज का एक बॉल है जो कि हीट और एनर्जी सप्लाई कर रहा है। और हमारा जो सन है ये मीडियम साइज स्टार है, ये कोई बड़ा स्टार नहीं है, मीडियम साइज स्टार। इससे बहुत बड़े बड़े स्टार्स यूनिवर्स में मौजूद है। कलर ऑफ स्टार जो होता है वो हमें टेम्परेचर के बारे में बताता है। अगर किसी स्टार का कलर रेड है तो इसका मतलब है वो इतना हॉट नहीं है, और अगर किसी स्टार का कलर ब्लू है तो इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा हॉट है। कूलेस्ट स्टार का टेम्परेचर 2800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो हॉटेस्ट होता है उसका 28,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वो ब्लू नजर आता है। हमारा जो सन है ये एक येलो स्टार है, इसकी जो सरफेस का टेम्परेचर है वो 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। किसी भी स्टार की जो ब्राइटनेस है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो जमीन से उसका डिस्टेंस कितना है, ज़ाहिर है जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही वो हमें कम ब्राइट नजर आएगा। जैसे कोई बल्ब है वो जब आपके सामने जल रहा होता है तो आपको ज्यादा ब्राइट नजर आता है, लेकिन वही बल्ब जब आप अपने आप से दूर ले जाते हैं तो वो आपको डिम नजर आता है। सिमिलरली अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द स्टार, वो स्टार कितनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है। अगर तो वो एनर्जी ज्यादा ट्रांसमिट कर रहा है तो दूर होने के बावजूद भी वो ज्यादा ग्लो या ब्राइट नजर आएगा। लेकिन अगर वो कम एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है तो फिर वो आपके करीब भी होगा तो भी आपको कम ब्राइट नजर आएगा। लाइट ईयर क्या है? यहाँ ईयर से अमूमन लोग जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ईयर समझते हैं कि ये वक्त का यूनिट है, साल। तो ये वक्त नहीं है, बल्कि लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है। और ये डिस्टेंस क्या है? एक साल के अंदर लाइट जो डिस्टेंस कवर करती है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। ये तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट होती है, और एक साल में जितनी ये लाइट डिस्टेंस कवर करती है उस डिस्टेंस को लाइट ईयर कहा जाता है। हमारा जो सूरज के करीब क्लोजेस्ट स्टार है प्रोक्सिमा सेंटोरी, ये हमसे 4.2 बिलियन
सॉरी 4.2 लाइट ईयर दूर है। यानी अगर रोशनी को मूव करवाया जाए तो इस स्टार तक पहुंचने में रोशनी के 4.2 साल लग जाएंगे। तो अंदाजा लगा लें ये कितना दूर स्टार पड़ा है, और हमें ये स्टार बहुत करीब नजर आ रहे होते हैं, जबकि हकीकत में देखें ये कितने दूर है। गैलेक्सी क्या चीज है? गैलेक्सी ग्रुप है स्टार्स का, नेबुला का, गैस का, डस्ट का एंड प्लैनेट्स का। ये मुख्तलिफ चीजें जब इकट्ठी हैं तो उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, और हमारी पड़ोसी जो गैलेक्सी है मिल्की वे के जो पड़ोस में है वो है एंड्रोमीडा। मुख्तलिफ टाइप्स हैं गैलेक्सीज की। स्पाइरल गैलेक्सी, एलिप्टिकल गैलेक्सी, इरेगुलर गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी जो है वो इस तरह स्पाइरल फॉर्म में होती है। ये स्पाइरल फॉर्म, ये स्पाइरल गैलेक्सी है। यानी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ये सारे के सारे इस तरह शेप बनाते हैं, तो इसलिए इस गैलेक्सी को स्पाइरल गैलेक्सी कहा जाता है। और एलिप्टिकल गैलेक्सी, इसमें इस तरह की शेप होती है, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इनकी शेप इस तरह है कि ओवरऑल जब देखा जाए इस पूरी गैलेक्सी को तो एलिप्टिकल फॉर्म नजर आती है। और तीसरी जो है वो इरेगुलर गैलेक्सी है, यानी कोई प्रॉपर शेप इसकी नहीं होती। एलिप्टिकल गैलेक्सी के बारे में ये कहा जाता है कि इससे कोई नए स्टार्स जो है वो नहीं प्रोड्यूस होते, न्यू स्टार्स कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम एलिप्टिकल गैलेक्सी। एलिप्टिकल गैलेक्सी से नए स्टार नहीं प्रोड्यूस होते, बस ओल्ड स्टार ही हैं, उन्होंने ही डाई होना है, डेड होना है। मिल्की वे जो हमारी अपनी गैलेक्सी है और एंड्रोमीडा जो हमारी पड़ोस में है, ये दोनों की दोनों स्पाइरल गैलेक्सी है। और एक गैलेक्सी के अंदर 100 to 200 बिलियन स्टार्स होते हैं एक गैलेक्सी के अंदर। यानी आप कह लें कि एक गैलेक्सी में अरबों सितारे मौजूद हैं, और कायनात में अरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं। तो लिहाजा अंदाजा लगा लें कि बहुत ज्यादा खरबों की तादाद में पूरी यूनिवर्स में स्टार्स मौजूद है। कॉन्स्टिलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स है, डेफिनेट पैटर्न के साथ जब स्टार्स कंबाइन होते हैं तो उसको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। बिग डीपर, ये कुतबी सितारा जिसे कहा जाता है, सॉरी, बिग डीपर इसे बड़ा रीछ, दुब्बे अकबर, हाँ जी, इसको उर्दू में दुब्बे अकबर कहा जाता है, बड़ा रीछ। ये मुख्तलिफ जो है ना स्टार्स का एक पैटर्न है, कॉन्स्टिलेशन है बिग डीपर, बिग डिपर। और इसके अंदर 7 विजिबल स्टार्स हैं। ये विजिबल स्टार 7 है, इसके अंदर और भी स्टार्स मौजूद है लेकिन विजिबल 7 है। और दो इसके अंदर ब्राइट स्टार्स होते हैं जिन्हें पोलर स्टार कहा जाता है, जिसकी वजह से जिन्हें कुतबी सितारा कहा जाता है, और जिनसे लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं समंदर के अंदर, खास करके जब मूव कर रहे होते हैं तो यही दो स्टार्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एक और कॉन्स्टिलेशन है लियो। लियो इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो शेप बनती है वो लाइन जैसी बनती है। द लाइन इज आल्सो अ फेमस कॉन्स्टिलेशन सीन इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई। ये 3 महीनों में सिर्फ नजर आता है। किसी भी स्टार का जो लाइफ स्पैन होता है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है। हमारा जो अपना सूरज है इसका जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 10 अरब साल है, जिनमें से तकरीबन 4 साढ़े 4 अरब साल या 5 अरब साल गुजर गए हैं। मजीद जो है ये इसका जो लाइफ स्पैन बाकी रह गया वो 5 अरब साल बाकी रह गया। इसके बाद इसका जो फ्यूल है, जो कि हीलियम आप कह सकते हैं, वो खत्म हो जाएगा, और हमारा जो स्टार है वो डाई हो जाएगा, डेड हो जाएगा। निबुला, क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट प्रेजेंट इन गैलेक्सी इज कॉल्ड निबुला। किसी भी गैलेक्सी के अंदर जो गैसेस और डस्ट मौजूद होती है उनको निबुला कहा जाता है। और जब ये गैसेस और डस्ट आपस में पैक हो जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो एक स्टार बन जाता है। मैटर ऑफ स्टार इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी, और जो भी स्टार के अंदर जितना सारा मैटर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी की शक्ल में, जो कि हीट की फॉर्म में हम तक पहुंचता है। रेड जायंट क्या है? ये अब स्टार की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। जब स्टार डेड होने पे आता है, यानी अपना मैक्सिमम ईंधन वो इस्तेमाल कर चुका होता है, लाइट और एनर्जी की हीट की शक्ल में ट्रांसफॉर्म कर चुका होता है, तो फिर उसके बाद अब उसने डेड होने की तरफ जाना होता है, तो कुछ स्टेजेस से गुजरता है, जिनमें से एक है रेड जायंट। When a star like Sun completes its lifespan by converting its all mass into energy, it becomes a red giant. At this stage, its core become denser and hotter. ये एक ऐसी स्टेज है जिसपे उसकी जो कोर होती है वो बहुत ज्यादा डेंस और हार्ट हो जाती है। डिवार्फ स्टेज, आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम रेड जेंट विल कूल। अब ऊपर हमने पढ़ा है कि रेड जेंट में उसकी जो कोर है वो बहुत ज्यादा डेंस और हार्ट हो जाती है, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद वो जो कोर है वो कूल होना शुरू हो जाती है, और ग्रेविटी विल मेक इट कोलैप्स इनवर्ड। ग्रेविटी की वजह से वो जो कोर है वो कोलैप्स हो जाती है। इस स्टेज को वाइट डिवाफ कहा जाता है। और किसी भी स्टार की जो लास्ट स्टेज होती है उसे ब्लैक डिवाफ कहा जाता है। हमारा जो सूरज है ये वाइट डिवाफ ही बनेगा, रेड डिवाफ ये नहीं बन सकता, क्योंकि रेड डिवाफ वो स्टार्स बनते हैं जिनका मैस बहुत ज्यादा होता है। आप कह रहे हैं सूरज से तकरीबन कोई 6 गुना ज्यादा जो स्टार होगा वो रेड डिवाफ बनेगा। मैसिव स्टार किसे कहा जाता है?
ऐसा स्टार जिसका मैस सूरज से 6 गुना ज्यादा हो उसे मैसिव स्टार कहा जाता है। सुपर जेंट core of massive stars collapse and star becomes 1,000 times greater than its original size। ये लास्ट स्टेजेस की बात है जब स्टार का मोस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो कंज्यूम हो चुका होता है, तो उस वक्त वो फैलना शुरू हो जाता है। उसका जो बचा कुचा ईंधन होता है वो फैलना शुरू हो जाता है, और फैल के इतना ज्यादा हो जाता है कि अपने ओरिजिनल साइज से कई हजार गुना बड़ा हो जाता है। और इस स्टेज को सुपर जेट स्टेज कहा जाता है। सुपरनोवा क्या है? With the passage of time, supergiant becomes so dense that it cannot be at the pressure of an outer layer, so that outer layers crash inward। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मैं करेक्ट करके बाद में भेज दूंगा। तो ये इसका मकसद यही है कि जब सुपर जेंट स्टेज से कुछ वक्त गुजरता है तो ये इतना ज्यादा डेंस हो जाता है कि इसकी जो इनर लेयर्स होती हैं वो आउटर लेयर्स के प्रेशर की वजह से क्रैश कर जाती हैं, और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन होता है, बहुत ज्यादा धमाका होता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। और ये सुपरनोवा में इतनी ज्यादा लाइट एमिट करता है कोई भी स्टार कि उस पूरे गैलेक्सीज के अंदर जितने स्टार्स होते हैं उन सब की लाइट को मिलाया जाए तो इस अकेले की ज्यादा लाइट होती है, ये जो सुपरनोवा कंडीशन से गुजर रहा होता है। न्यूट्रॉन स्टार सुपरनोवा स्टेज पे light of star becomes much more than all other stars of the galaxy, clouds of gases fly off and only tiny core remains left। ये सुपरनोवा के बाद की बात है कि जो कोर है उससे जितनी भी गैसेज हैं वो सारी की सारी फ्लाई ऑफ कर जाती हैं, और सिर्फ कोर में न्यूट्रॉन बाकी बच जाते हैं, और उस स्टेज को न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। ब्लैक होल ये आखिरी किसी भी स्टार की, ये बहुत बड़े स्टार की आखिरी स्टेज होती है, आखिरी स्टेजेस में से एक स्टेज होती है। सन जो है वो ब्लैक होल नहीं बन सकता, लेकिन जो स्टार बहुत ज्यादा मैसिव होते हैं उनकी जब लास्ट स्टेज आती है तो उनकी कोर इतनी ज्यादा डेंस हो जाती है कि उनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उनमें कोई भी चीज जो है वो एस्केप नहीं कर सकती, इवन के लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती उनकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से।